नमस्कार साथियों। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं खास विषय लेकर के और एक बेहद ही खास सूचना के साथ। अजय सुडानी जी की यात्रा आख्यानों से हम सब वाकिफ हैं। अभी उनकी हाल ही में एक नई किताब आई है, सातवां हिमालय, दास्तां कश्मकश भरी यावरी। आज हम सभी यहाँ पे खास विषय हिमालय की अंतहीन कथाएं और अजय सुडानी के यात्रा आख्यान पर बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पल्लव। मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर पल्लव पेशे से अध्यापक हैं और बनास जन जैसी चर्चित पत्रिका के संपादक और प्रकाशक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों में मीरा एक पुनर्मूल्यांकन, कहानी का लोकतंत्र और लेखकों का संचार शामिल है। डॉक्टर पल्लव जी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सातवां हिमालय किताब के लेखक अजय सुडानी जी जुड़े हुए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। अजय जी के यात्रा आख्यानों से हम सभी वाकिफ हैं और हिमालय यात्रा पे उनकी ये तीसरी किताब है। पहले दर्रा दर्रा हिमालय, फिर दरकते हिमालय पर दर बदर और अब ये किताब, तीसरी किताब, सातवां हिमालय। अजय जी का मानना है कि इतिहास की पोथियों से गुम देश की आत्मा दंत कथाओं एवं जन श्रुतियों में बसती। मैं डॉक्टर अजय सुडानी जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पल्लव से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम धन्यवाद अनुपम जी। सबसे पहले तो मैं राजकमल प्रकाशन समूह को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कथेतर विधाओं पर विशेष ध्यान दिया और अजय सोडानी जी की यह चौथी किताब है जो यात्राओं पर से संबंधित है, जिसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। लेकिन इसके साथ में मैं याद करता हूं कि पिछले 5-8 सालों में राजकमल प्रकाशन ने यात्रा साहित्य से जुड़ी हुई अनेक और भी अच्छी अच्छी किताबों का प्रकाशन किया है। तो एक तो ये बदलते हुए साहित्य की दुनिया में बदलते हुए परिदृश्य का भी सूचक है कि पाठकों की दिलचस्पियां बदल रही हैं और वे साहित्य के प्रचलित रूपों के अलावा जो दूसरे रूप हो सकते हैं, जो और नए रास्ते हो सकते हैं साहित्य के, उन रास्तों पर जाना, उन रास्तों पर चलना भी पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं राजकमल को ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस नवाचार को बढ़ाने में, इस नवाचार को समर्थन देने में अपनी भूमिका को सुंदर ढंग से निभाया है। सोडानी जी की, जैसा कि मैंने कहा कि ये चौथी किताब है यात्राओं की। इससे पहले उन्होंने हिमालय पर 2 किताबें, जिनमें जो पहली किताब थी दर्रा दर्रा हिमालय, जिसको पाठकों ने खूब पसंद किया था, उस दर्रा दर्रा हिमालय के बाद एक किताब और आई आपकी दरकते हिमालय पर दर बदर, और एक तीसरी किताब उन्होंने गुजरात पर लिखी थी, गुजरात की यात्राओं पर, कच्छ की यात्रा पर, इरिणा लोक। और ये चौथी किताब है सार्थवाह हिमालय, हिमालय पर तीसरी किताब, यात्राओं पर चौथी किताब। जो पाठक अजय सोडानी जी से परिचित हैं वे जानते होंगे कि सोडानी जी कहानियां भी लिखते हैं। सोडानी जी की के लेखन व्यक्तित्व के और भी पक्ष हैं। हम आज नई किताब के लिए, जो सार्थवाह हिमालय अभी अभी प्रकाशित होकर आने वाली है, उसके लिए सोडानी साहब को बधाई देते हैं। स्वागत करता हूं मैं इस किताब का। हिमालय पर बात हुई है, ऐसा हो नहीं सकता कि हिमालय पर कोई बात करे, हिमालय की किसी किताब का जिक्र करे, हिमालय पर लिखे गए साहित्य का जिक्र करे और कालिदास को भूल जाए। कालिदास से सोडानी जी का भी संबंध है। सोडानी जी का संबंध यह है कि कालिदास जिस मालवा के थे, उसी मालवा से सोडानी जी आते हैं। और मैं इस किताब को पढ़ते हुए, इस किताब को देखते हुए, मुझे कुमार संभव का वो पहला श्लोक याद आ रहा था, अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है, पूर्वा परो तोय निधि विगाह्य स्थितः पृथ्विया इव मानदंड है। तो मैं सोडानी साहब आपका स्वागत करते हुए सबसे पहली बात यही आपके सामने रखूंगा, सवाल के रूप में ही रखूंगा
कि यात्राओं में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई, और दिलचस्पी होने तक तो ठीक है, सबको अच्छा लगता है घूमना, लेकिन यात्राएँ करना, यात्राओं मैं मतलब बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि यात्राओं से जुड़ी हुई 3 चीज़ें हैं, तीर्थ करना, पर्यटन के लिए जाना और यात्रा करना। यात्रा करना को मैंने अंत में लिया, मतलब वो यात्रा करना जैसी यात्रा अजय सोडानी करते हैं, जैसी यात्रा अनिल यादव करते हैं, जैसी यात्रा असगर वजाहत करते हैं, जो कि केवल घूम फिर के नहीं आते, खा पी कर नहीं आते, देख कर नहीं आते, नयन सुख के लिए नहीं जाते, बल्कि वो उन पाठकों का, उस समाज का भी चित्रण हमारे सामने करते हैं, जिस समाज को वो वहां देखते हैं, और उन पाठकों का ध्यान भी रखते हैं, जो पाठक संभवतः वहां कभी जाएं या कभी न जाएं, लेकिन जो उस किताब को पढ़कर, उस यात्रा आख्यान को देख पढ़कर अपने आप को उस स्थान से जुड़ा हुआ महसूस करें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि ये शुरुआत कैसे हुई, और अ, वैसे ये बात कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूँ, हमारे यहाँ हिंदी में एक चलन ये है कि एक एक अतिरिक्त जिसे क्या कहना चाहिए कि वो दिया जाता है कि साहब ये तो डॉक्टर हैं, फिर भी ये देखिए हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हिंदी के उतने ही लेखक हैं जितने कि हिंदी का कोई अध्यापक, हिंदी का कोई पत्रकार, हिंदी का कोई विद्यार्थी लेखक हो सकता है। तो डॉक्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए लेखक हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि यात्राओं का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और इस सिलसिले में लिखने का काम कैसे शुरू? पल्लव जी, नमस्कार। और आपके मार्फत और इस अंतर्जाल की दुनिया के मार्फत सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं राजकमल का कि उन्होंने हालांकि अभी अभी आपने कहा कि के आप स्वीकार कर रहे हैं हिंदी जगत में, लेकिन मैं ऐसा अ, मानने में मुझे थोड़ी सी लज्जा भी महसूस होती है। और उन्होंने मुझे स्वीकार करा, छापा और पाठकों तक पहुँचाया, और उन पाठकों तक ही मेरा सलाम पहुँचे, उन्होंने मुझे स्वीकार करा और मेरे कच्चे 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 पक्के लिखे हुए को अपने कहीं रखा। और जो आज यहाँ जुड़े हैं उनसे, उन पाठकों को जो थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं, उन तक भी मेरा सलाम अभी से दर्ज हो, और जो किसी कारणवश चाह के भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको भविष्य में मेरा सलाम मिले, इसलिए आपके पास वो चीज मैं सुरक्षित रख लेना चाहता हूँ। जहाँ तक सवाल है कि यात्रा शुरू कैसे हुई, घूमना शुरू कैसे हुआ, ये और आपने उस थोड़ा सा मुझे सवाल आसान भी कर दिया है और थोड़ा कठिन भी कर दिया है। 3-4 बड़े-बड़े नाम लेके और तरह-तरह की यात्राओं की 3-4 खंड जो है निकाले गए। तो देखिए, तीर्थाटन में अगर दिल की बात बताऊँ तो कोई खास मेरी ऐसी तकलीफ नहीं है। पर्यटन में अलबत्ता बचपन से हर व्यक्ति जैसा घूमता है, अपनी जवानी के दिनों में भागता-दौड़ता है। लेकिन जो असल बात समझ में आई और जो शब्द है, 2 शब्द हैं देखिए, अब आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन आपके मार्फत मैं अपनी बात को तय करना चाहता हूँ। एक तो है घुमक्कड़ी और एक है यायावरी। घुमक्कड़ी में एक घूम के अपने स्थान पे लौट के आने का भाव छुपा हुआ है। जहाँ से आप शुरू हुए वहाँ घूम के आ पाए। यायावरी शब्द महाभारत में आता है। महाभारत में इसका एक जिक्र है और वो ये बोलते हैं कि यायावर वो लोग होते थे, वो साधु होते थे, जो निरंतर चलते रहते, किसी एक स्थान पर एक शाम से ज्यादा नहीं बिताते, अगला दिन, अगला जगह, अगली शाम, अगली जगह। तो वैसे यायावर तो हमारे यहाँ राहुल सातत्यायन या कुछ लोग ही हुए हैं, अलबत्ता बाकी सब घुमक्कड़ ही। घुमक्कड़ में हम लोग घूम के वापस अपने किले पे आते हैं और अपने फीते पे बन जाते हैं। और ये जो एक घुमक्कड़ी का जो दौर आया, वो संस्कार मुझे कहीं से शायद किताबों से मिले। और मुझे लगता है कि इसमें प्रेमचंद सॉरी शरत चंद्र जी का एक बड़ा अवदान है, क्योंकि उनकी लगभग सारी किताबों में उनका जो पात्र है, मूल पात्र है, उदाहरण के लिए आप श्रीकांत ले लीजिए, वो ताउम्र यात्राएं ही करते रहते हैं। चरित्रहीन ले लीजिए, वो कुछ नहीं करते, यहाँ से वहाँ भटक गया। और वो जो भटकन थी, वो जो श्रीकांत की एक श्रीकांत के अंदर एक वाकया आता है जिसमें वो नदी पार करता है और
बड़ी मुश्किल से अपने एक मित्र के साथ, बंधुआ के साथ, उसको एक स्त्री से मिलने जाना है जो सपेरन है, और रात के अंधेरे में चुपचाप से जा रहा है। साल में जब मैं काफी आती या 9वीं में रहा हूँ, मुझे पढ़ी होती, इसने मुझे इतना रोमांचित करा कि आप विश्वास जानिए, जब बाल समय में आदमी सपने देखता था, तो मुझे सपने यही आते थे कि मैं किसी एक जगह अकेला चला जा रहा हूँ और बीहड़ है और वहाँ कोई नहीं है, और मैं इसी तरह की नाव और इसी तरह की बोट नदी के उस पार कोई एक इंतजार कर रहा है उसके मुलाकात। तो ये चीज यात्रा की तरफ, घुमक्कड़ी की तरफ लेके गई, और धीरे धीरे वो चीज अलग 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 यात्रा के साथ मैं सीखता रहा, और कैसे सीखा और कैसे बढ़ा, कि आदमी वैसे ही नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता कि कोई आदमी का कद कैसे बढ़ता है। दूसरों को दिखता होगा अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या समझे कि क्या कैसे। लेकिन हाँ, इस चीज में मेरा एकांत का, उपन्यास का काफी योगदान है, और ऐसे कई और चीजें हैं जो मैंने पढ़ी होंगी उस समय, लेकिन अभी औसत तरह से एकांत एकदम सामने आता है। जी डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बातें बताई और खास तौर पर घुमक्कड़ी और यायावरी का जो अंतर है वो बहुत सुंदर ढंग से बताया। हमारे पाठकों को, श्रोताओं को जानकर अच्छा लगेगा। और ये भी बात सही है कि राहुल सांकृत्यायन सरीखा यात्री या यायावर होना बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ बात है। लेकिन मैं तो इसे भी दुर्लभ मानता हूँ कि चाहे कोई घुमक्कड़ ही हो आपकी तरह, लेकिन वो इतना परिश्रम करे कि वो अपनी घुमक्कड़ी को इतना सार्थक करे कि हम पाठकों के लिए भी एक सौगात दे जाए। तो एक इस किताब का शीर्षक एक कुछ खास तरह की व्यंजना कर रहा है। पिछली दोनों किताबों के शीर्षक जब मैं देखता हूँ तो उनमें दर बदर घूमना उसका भाव ज्यादा था। यहाँ किताब का शीर्षक है सार्थवाह हिमालय। तो ये सार्थवाह, इसके पारिभाषिक इसके शब्दार्थ को डिक्शनरी में देखा जा सकता है उसकी, लेकिन अच्छा होगा कि हम आप ही से सुने कि शीर्षक ये रखने का कोई खास वजह, कोई खास बात। जो यात्राएं जब मेरी शुरू हुई, हिमालय यात्रा से मेरा सबक है, वो 2001 में शुरू हुई। जैसा कि मैं लगभग हर किताब में हर तीसरे सफे पे करता रहता हूँ। तब एक तरह का जो मन में था कि भाई मुझे हिमालय पर जाना है, हिमालय की किसी चोटी पर चढ़ना है, हिमालय के किसी दर्रे के पास, हर जगह मैं और मैं ही ऊपर। और वहां जाने के बाद जब 2 4 5 यात्राएं होगी, तब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि यहाँ मैं बड़ी गौण हूँ, लगभग वो उपस्थित होता ही नहीं, आप अपना मन चाहा कर ही नहीं सकते। और बार बार मुझे शिद्दत से अनुभव होता रहा कि जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ वहां मैं जा नहीं पा रहा, जो मैं कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा। और ये चीज में कोई आप आसमानी सुल्तानी या गैब वाली बात नहीं कर रहा, ये शिद्दत से मुझे महसूस होता रहा। मुझे लगा कि कहीं न कहीं हिमालय मुझे प्रचोदित कर रहा है, कोई चीज मुझे खेल रही है वहाँ, जहाँ वो मुझे ले जाना चाह रहा है। और ये बात आप साधवा में आप अगर देखेंगे, तो उसके अंदर एक पनपतिया पाठ की बात आती है। मेरी यात्राओं में जो कथा की एक बात आपने अपने इस बातचीत के उन्वान में भी डाली है, तो कथाओं को लेके मैंने यात्राएं करी हैं, और उन कथाओं में एक कथा जो मूल बीच में चलती है, वो है पांडवों की हिमालय के ऊपर यात्रा। और वो वाली यात्रा नहीं है जो महाभारत है, वो यात्रा है जो संत कथाओं में है, जो वहां से लोक कथाओं में। महाभारत में उसके इशारे हैं, लेकिन मुकम्मल यात्रा का वृत्तांत वहां है। तो वो उस पथ पे जब चलते हुए मैं आगे बढ़ा, तो उसका एक हिस्सा था ये पनपतिया पास, जहाँ मैं बहुत शिद्दत से और बार बार जाने की कोशिश करता रहा सालों से। और हर बार ऐसा हो कि मैं वहां पहुंचूं और ना पहुंचे था, मैं आगे बढ़ूं और मुझे कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाए जो मैं ना चाहता हूँ। और उसी समय में अगर मैं पलट के 4 दिन में दूसरे उससे भी ऊंचे दर्रे पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं चला जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये यात्रा मैं नहीं कर रहा, ये काफिले का मैं सिर्फ हिस्सा हूँ, एक सार्थ का हिस्सा हूँ।
नरसार्थवाह कोई और है, और शायद वो हिमालय ही है। वो चाहता है कि ऊँची चोटियों पे कुछ नहीं करा, लोक में है, और लोक तो देखे। तो इसलिए ये नाम आया था। बहुत सुंदर बात आपने बताई। और मैं जब इस किताब को मैं उलट पुलट रहा था, देख रहा था, तो मैं लगातार इसमें एक चीज महसूस कर रहा था। पिछली किताबों को भी जो सुडानी जी के पाठक हैं वो इस बात की पुष्टि करेंगे। सुडानी जी शास्त्र शास्त्र से ज्यादा लोक पर भरोसा करते हैं, और जब लिखते हैं, अपनी यात्राओं का वर्णन करते हैं, तो उस वर्णन की एक सुंदर बात ये भी होती है कि उसमें उसमें वो कभी भी लोक से मिली हुई संपदा, चाहे वो भाषिक संपदा हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो, उससे परहेज नहीं करते। बल्कि बल्कि मालवी के ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं इसमें देखता हूँ, जो कभी मैंने अपने बचपन में या अपने रिश्तेदारों के मुंह से सुने थे, जो इंदौर उज्जैन के आसपास के रहने वाले थे। तो ये जो लोक के प्रति आपका अनुराग है, ये सच में इस अनुराग से, ये अनुराग सीखने सीखने योग्य है। इसी से मुझे एक बात याद ये आती है कि इस पुस्तक में नंदा देवी की यात्रा का भी आपने जिक्र किया है, बल्कि नंदा देवी की यात्रा का पूरा वर्णन है, वो यात्रा है। तो नंदा देवी की यात्रा बड़ी कठिन मानी जाती है, और नंदा देवी की यात्रा के साथ और भी कई सारे मिथक जुड़े हुए हैं। उस यात्रा के बारे में भी और ओवरऑल भी मैं ये आग्रह करूंगा आपसे कि कोई ऐसे एक दो संस्मरण अगर आप सुनाना चाहें हमारे पाठकों को, जो वैसे तो किताब में पढ़ेंगे, लेकिन किताब से पहले लेखक के मुंह से सुनने का अपना आनंद है, अपना सुख है। तो अगर कोई ऐसी एक दो बातें आप याद करके हमको सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, मैं तो यादों से काट के बो रहा हूँ। तो संस्मरणों का एक पूरा अंबार है मेरे पास। लेकिन जिस नंदा देवी यात्रा की एक इशारा भर मैंने करा है, वो यात्रा तो अपने आप में एक मुकम्मल किताब है, और इसको राजजात यात्रा के रूप में करा जाता है। और वो वो यात्रा हमारी बहुत पहले हुई। उसको मैं यहाँ लेके आया हूँ, तो कुछ ऐसा सिलसिला बना कि वो नंदा देवी का जिक्र आया। वो यात्रा तो काफ़ी पहले हुई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, शायद 2006 में या 2007 में कभी। और इस किताब में जो मूल यात्रा है वो 2004 है। उसके अंदर एक संस्मरण ऐसा बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसको मैं मुख्तसर सा बताऊँ। कुल एक लोक के अंदर कुछ मान्यताएँ होती हैं, कुछ अवधारणाएँ होती हैं, और कुछ अपनी उनकी वर्चनाएँ होती हैं, कुछ उनके भरोसे या विश्वास। अगर आप इस यात्रा पे जाएँ, जैसे रुद्रकुंड की यात्रा पे, और वहाँ ऐसा वहाँ की मान्यता है, यहाँ दुनिया का प्रवेश, व्यक्तियों का प्रवेश वहाँ नहीं। और क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, मेरी सारी यात्राएँ अपर्णा के साथ हैं, तो ये तो कतई मुमकिन नहीं और मुनासिब नहीं कि मैं अकेला कोई कहीं चले जाऊँ। तो वहाँ मुझे लोगों ने बोला, गाँव में, वहाँ गाँव से जहाँ से मैं जा रहा था, कि आप आपका वो जो बेस कैंप है वहाँ तक मैडम को छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा आप, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ कई लोग हर साल मारे जाते हैं। और अगर आपने सुना हो तो वहाँ जो जो तालाब है, ताल है, जो कुंड है, वो हड्डियों से भरा हुआ है, और उसको लेकर कई मिथ हैं। कई बोलते हैं कि जोरावर सिंह की सेना वहाँ से गई, कई बोलते हैं ब्रिटिश सेना, उसका कहना है कि महाभारत का नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि राजजात यात्रा जो जाती है, वो 12 वर्षों में एक बार निकलती है, और लोग रुक्कुंड के पास से गुजरते हैं कि वहाँ उस कुंड में गिर जाते हैं, और गिर के वहाँ मर जाते हैं, और लोग उनकी हड्डियाँ बनते हैं। बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ बहुत मुश्किल है, और वहाँ वर्जित है कि यहाँ जाना, आप मत जाइए। तो खैर, मानना मुझे था नहीं, और हम लोग आगे बढ़े। बेस कैंप से हम आगे बढ़े, और अ, ये करीब सुबह 4 बजे को वहाँ से हमने यात्रा था, 3:30 बजे सुबह शुरू करी। तो अब सौ ही नहीं सकी थी, बस हमने बर्फ़ जमी हुई थी, क्योंकि मई का महीना था, और मैं था, मेरे साथ उसमें मेरा पुत्र भी था, अद्वैत भी था। और क्योंकि अपर्णा साथ जा रही थी, तो बाकी जो हमारे टेक्निकल स्टाफ थे, उन्होंने विरोध स्वरूप साथ में जाना लगभग नकार दिया कि साहब हम आगे नहीं जा रहे। तो हमारे साथ एक था बंदा जो पपीयाँ चढ़ाता था,
वो हमारे साथ आगे आगे गया, क्योंकि रास्ता किसी को साफ करना रहता है, बर्फ के ऊपर वो साफ चला। और पीछे मैं था, एक टेक्निकल आदमी था, अ, सबसे अंत में मैं था, मेरे आगे अपर्णा थी, उसके आगे अद्वैत था। और तभी करीब 1.5 घंटे चले और खौफ हटी। आसमान में बादल थे, बादलों का रंग गहरा नीला था। आप जरा तस्वर करें इस चीज का। और आसपास कोई भी पहाड़ दिख नहीं रहा, धुंध इतनी थी। और उसमें इतना गहरा नीला वो बादल, अचानक वो नीचे से जैसे ऐसी बदली है कि बीच में से मानो कोई बगीचा ऐसा, जैसे अ, मंच पे से पर्दा उठाते हैं, जैसे पूरी की पूरी बदली, मीलों लंबी बदली नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठती थी, धीरे जिस जगह में था वहां पे सिर्फ एक पाँव रखने की जगह, मतलब पाँव के आगे पाँव, उसके नीचे खाई थी, जो कि उस समय तो मुझे लगी हजारों फुट है। अब मुझे लगता है नहीं तो 300-400 फुट की तो रही होगी। और सीधी सरपट है कि पूरी बर्फ। अब मेरा चूंकि ये एक एक चमत्कार सा मुझे लगा कि वो चीज खुल रही है और अंदर से जैसे पर्दा हटा के महिलाएं कोई झांक रहा हो कि भाई ये बंदे कौन आ रहा है, नीला पर्दा और आप झांक रहे हैं, तो झांकने लगा, हल्की सी सूरज की रोशनी आई। मैंने अपना कैमरा उठाया, अपर्णा और वो आगे जा रहे हैं, मैंने उनको आवाज दी। और फिर मुझे ध्यान नहीं किया, क्योंकि मेरे पाँव रफ्ता, और मैंने देखा कि मैं नीचे जा रहा हूँ। मेरे हाथ में मूवी कैमरा था और एक स्टील कैमरा था। तो स्टील कैमरा, जो मूवी कैमरा जो था, वो घूम के मेरे पीठ के पेट के नीचे आकर में औंधा था। मुंह मेरा जो था वो खाई की तरफ, पाँव ऊपर की तरफ। और आप बर्फ के इस इससे आप समझ सकते हैं कि इस रफ्तार से, क्योंकि स्टील जैसे मामला हो गया था। और मुझे लगा कि बस हाँ, बात खत्म। और ऊपर से मुझे आवाज सुनाई, अद्वैत चिल्ला के बोल रहा था, माँ पापा तो गए, अब हम घर कैसे जाएं? अब ये एक बड़ी चीज है कि कैसे निकले कैसे बचे। लेकिन ये जो वाकया है, और उसके बाद किस तरह से मेरे सामने मेरा जो लेके जाने का जो दिशा थी वो बदली। हालांकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, क्यों बदली मुझे नहीं मालूम। और जाके एक छोटा पत्थर था, करीब 4-5 फीट का होगा, बर्फ के बाहर जैसे निकले रहते हैं ना। और मैं घूमा और मेरा पाँव उठ सकता था। करीब करीब 300 फीट तो मैं नीचे गिरा। तो ऊपर आने में मुझे 30-40 मिनट वापस लगे, और कोई और तरीका नहीं था। तो वो बचना, तो ऐसा लगा कि मैं फूल अपने हाथ में उठा के मुझे पूरी तरह ढक लिया हो। सकता है कि वो भावा अतिरेक में उस समय की ऐसी भावनाएं रही हों। लेकिन आज भी जब मैं महसूस करता हूँ तो मुझे जीवन महसूस होती है अपने पहले से कहीं दिल के अंदर है, जो पहले से महसूस होती है। और अद्वैत की वो आवाज सुनाई देती है कि मम्मी पापा तो गए, तो अपन घर पे। जी, जी, सही बात है। यात्राएँ हमको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ नए-नए अनुभव देती है। क्या 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 न कहा जाए यात्राओं के बारे में। बहरहाल एक मेरे मन में एक सवाल ये आया कि हिमालय की आपने इतनी सारी यात्राएँ की, आपने रेगिस्तान या कच्छ की यात्रा भी की, और भी यात्राएँ की होगी कोई, ये तो है नहीं ना कि हर यात्रा लिख ही लिया जाए। ऐसी भी यात्राएँ हुई होगी जो अभी दर्ज नहीं हुई या दर्ज हो रही होंगी। लेकिन इस दर्ज होने ना होने से जुड़ा हुआ एक प्रसंग हमारी साहित्य की दुनिया में, खास तौर पर अगर कोई अध्यापक लेखक से बात करे और वो सारी बातें कर ले और उस पर रूप और शिल्प पर बात ना करे, तो उसको नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। क्योंकि अध्यापक है, अध्यापक का काम है। अगर भई कविता की व्याख्या करवाए और उसमें छंद, अलंकार, रस ये सब बात ना की जाए तो फिर कैसे बात कैसे बनेगी? तो सवाल लेकिन मैं आपसे दूसरा पूछना चाहता हूँ, रूप से तो जुड़ा है लेकिन फिर भी वो सवाल थोड़ा-सा भिन्न है। वो ये कि देखिए, आपने कहानियाँ भी लिखी और आपने यात्रा आख्यान भी लिखे, यानी कि कथा और कथेतर दोनों में आपकी समान दिलचस्पी रही, समान गति रही। आखिर ये कैसे तय होता है कि आप किसी रचना को आप कहानी का रूप दे देते हैं और किसी घटना या किसी प्रसंग या किसी विवरण को आप यात्रा या कथेतर या संस्मरण का रूप उसी रूप में रहने देते हैं। तो कई बार आपको ये लगता होगा, जैसे आप हिमालय की यात्रा, जैसे अभी आपने जो एक
जिस यात्रा का, जिस प्रसंग का आपने आपने हम सबको सुनाया, उस प्रसंग पर कहानी भी लिखी जा सकती है। तो ये कैसे होता है? इस केमिस्ट्री को थोड़ा-सा अगर सॉल्व कर सकें तो अ, हम सबके लिए जानना रोचक होगा। मतलब जी, आप इतने कठिन प्रश्न कर रहे हैं कि ये आप भी जानते हैं, आप भी लिखते हैं। लेखक कहाँ तय कर पाता है? मसौदा रहता है, मसौदा तय करवाता है, उसको आगे कैसे करना है। हाँ, अगर मैं चाहूँ कि जो मैं सोचता हूँ, वो लिखूँ, तो मैं लिख नहीं सकता। जब मैं लिखता हूँ, तब मैं सोच नहीं सकता। सोचने के लिए दिमाग चाहिए जो कम है, कुछ नहीं। लेकिन दिल से लिखता हूँ और ये कहने में मुझे शर्म नहीं कि दिल मेरा बहुत बड़ा है, आप तक पहुँचता है और तमाम लोगों तक पहुँचता है, पहाड़ों तक पहुँचता है, नदियों तक पहुँचता है, नालों तक पहुँचता है। अब इतने बड़े दिल के खून के गोशे में बैठ के खून क्या कुछ बताता है और किस ढंग से बाहर निकल के आता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई बार ये लगता है कि नहीं, ये कहानी है। जैसे एक कहानी मैंने लिखी थी, जो कश्मीर से मेरी कई यात्राएँ हैं और कश्मीर में बड़े झंझट वाले बहुत वलयकार चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ का समाज के अंदर बहुत पेच है। तो अपन देख रहे हैं, एक गिरह खोलो तो गिरह के अंदर 10 गिरह निकलती थी। तो उसका किसी यात्रा वृत्तांत के अंदर लेके आना अ, थोड़ा मुश्किल सा लगता है। खास करके जिस तर्ज और जिस लहजे में मैं लिखना चाहता हूँ, तो वहाँ थोड़ा-सा तकलीफ होती है। लेकिन वहाँ से 1-2 कहानियाँ उपजी हैं, उसमें से एक आतंकवादी वाली जो कहानी है, वो कहानी है जो जहाँ हम लोग, ये तब की बात है, ये यात्रा जब आतंकवाद चरम पे था और हमने बड़ी जिद्द से हम लोग वहाँ कश्मीर पहुँचे थे। ये मेरे ख्याल से 94 या 96 की बात है और तब हमने पहलगाँव में ये निर्णय करा था कि हमको ट्रैक ही करना है। तो आप विश्वास जाएँगे, पहलगाँव में मैं, अपर्णा और राकेश, हम 3 ही लोग थे बाहरी, बाकी बीएसएफ वाले थे वहाँ के स्थानीय लोग। और उस दौरान जब हम ट्रैक पे निकले, बड़ी मुश्किल से बचते बचा के, तो लगभग हमको एक, समझे कि जिसको बोलते हैं ना, अगवा कर लिया गया, एक नैप सा कर लिया गया। और वहाँ जो घटा उन आतंकवादियों के साथ, उसको लेके ये कहानी, जो आतंकवादियों के अंदर की मानवीय संवेदनाओं को लेके बात करती है। और वो चीज़ अगर मैं यात्रा वृत्तांत में लेके आऊँ, तो शायद किसी भी तरीके से वो आपको आप ही बन के लिखे। जी, जी, आप ठीक कह रहे हैं। मसौदा तय करता है कि वो क्या बनना चाहता है। कई बार आपके चाहने से, लेखक के चाहने मात्र से नहीं होती ये चीज़ें, और भी उसमें चीज़ें जुड़ी हुई होती है। एक इस किताब से जुड़ी हुई एक एक जिज्ञासा और मेरे मन में है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कि हिमालय पर ये आपकी, जैसा कि पहले 2 बार 3 बार हम लोग कह ही चुके हैं कि ये तीसरी किताब है। हिमालय आपको बहुत आकर्षित करता है, हिमालय आपको बार-बार बुलाता है। हिमालय पर हमारे समय में भी कई लोगों ने लगातार लिखा है। आप उससे भली-भाँति वाकिफ़ भी हैं। लेकिन एक जो हमारे सामान्य पाठक हैं, जो साधारण पाठक हैं, जो साहित्य के विशेषज्ञ नहीं हैं, वो ऐसे पाठक भी उन चीज़ों को पसंद करते हैं, उन उन विवरणों को पसंद करते हैं, जहाँ आप हिमालय के संबंध में, उस क्षेत्र विशेष के संबंध में कोई गहरी भौगोलिक जानकारी, कोई गहरी वास्तु से संबंधित जुड़ी हुई बातें, या वहाँ के जीवन, वहाँ के भोजन, वहाँ की स्थानीयता से जुड़ी हुई किन्हीं बातों को गंभीरता से करते हैं। तो एक ये जिज्ञासा केवल इतनी-सी है कि आपको क्या ये पिछली 2 किताबों के अनुभव से ऐसा हुआ, या मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पार आप ये कैसे, आपको ये भरोसा कैसे उत्पन्न हुआ आपके मन में कि आपका पाठक इन सब चीज़ों को पसंद करेगा? चाहे जो आप छोटे-छोटे डिटेल्स दे रहे हैं, या वहाँ के जीवन के बारे में जो लोक में जो व्याप्त बातें हैं, या लोक से जुड़े जो मिथक हैं, उनका भी आप हवाला दे रहे हैं। तो ये जो आपका लेखकीय आत्मविश्वास है, इसके बारे में, इसका आधार
कैसे तैयार होता है, इस पर कुछ जानना चाहूंगा मैं। पल्लव जी, मैं ईमानदारी से कहूँ कि ये व्यक्ति आत्मविश्वास है, ये एक घुमक्कड़ का भरोसा है। जैसा मैंने कहा कि जो चीज़ दिल को छूती है, और दिल अमूमन आदमी से जुड़े होते हैं, तभी तो हमें यूक्रेन में जो घट रहा है वो हमको दर्द देता है। आदमी जो है वो शरीर शारीरिक रूप से अलग हो, भौगोलिक रूप से अलग हो, ज़हनी तौर पर खास करके जिया की तरह एक दूसरे से जुड़ा रहता है। मैं मान के चलता हूँ कि जो बात मुझसे जुड़ रही है, वो बात हर दिल से जुड़ेगी जो सब, और वो बात सयास नहीं आती, अनायास ही निकल जाए। आप बोल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको सब साझा करें जो आपको बहुत अच्छा लगा, और जो आपको बहुत खराब लगा उसको भी आप बताएं कि सब ये चीज़ मुझे उतनी रुचिकर नहीं लगी। बचाना कुछ नहीं, कहने का तरीका और लहजा थोड़ा सा अलग है। ये एक और चीज़ आपने बोली कि हिमालय से मेरी यात्राएं हैं, और लगभग कितने साल हो गए हैं, 2001 से जब से गया हूँ तब से आज तक 2019 तक सिलसिलेवार ये चल रहा है। लेकिन हिमालय और मेरा प्रेम इस तरह है, वो लगभग वैसा ही है जैसे मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, और वो मुझे हर बार प्रेम करता है। वो मुझे उतनी जगह नहीं देता, उतने करीब नहीं आने देता कि मैं उसके घर कर, कि मैं उसके पास जा पाऊँ। और ये बेचैनी, और उसके पास जाने की बेचैनी, और उसको करीब से देखने की बेचैनी, और उसको समझने की बेचैनी, और अपने आप को उसके मार्फत जानने की बेचैनी, शायद मुझे बार बार ले जाती है। लेकिन हर बार मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था। और ये चीज़ जो जॉन एलिया का एक कहा हुआ याद आ रहा है मुझे, कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। तो मैं जब इनकी यात्राएं पढ़ता हूँ तो कृष्णनाथ जी की, मुझे लगता है कि अरे कितने जुड़े एकदम, जैसे हिमालय और उनके बीच में कोई फर्क ही नहीं, कोई तपाक नहीं, कोई फाक नहीं। और अपने आप को पाता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, हिमालय मुझे उतना कभी नहीं। तो एक मन में कसक रहती, वो कसक बार बार पूरी करता हूँ। चीज़ और है जो यहाँ दर्ज करता है, हालांकि आपने वो सवाल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं दर्ज करूँ। वो ये कि जब आप वहाँ जाते हैं, मैंने कहा मैं हर बार बेचैनी होके आता हूँ। एक तो बेचैनी ये है कि मैं वो नहीं, या वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ मैं पहुँच सकता था। दूसरी बेचैनी जो होती है वो होती है जिस चीज से आप प्रेम करते हैं उसको आप जब बिखरते देखते हैं, एक अलग तरह की परेशानी मन में। और तीसरी बेचैनी ये होती है, और वो बेचैनी मेरे शहरी जो संस्कार हैं उससे पैदा होती है, कि मैं यहाँ शहर में इतने चैन से, कहने के मायने ये कि सारी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ, तब भी बाज़ दफ़ा बहुत बेचैन बेचैन रहता हूँ, बल्कि अक्सर ही बहुत बेचैन रहता हूँ, असंतुष्ट रहता हूँ। और वो लोग जो हिमालय के दूर-दराज इलाकों में रहते हैं, जहाँ न बिजली है, जहाँ न कोई साधन है, या कच्छ में जहाँ आपने बताया, वो इतने सुखी, इतने आनंद में, और वास्तव में दिल से आनंद में, जो उनके चेहरे पे झलकता है, वो कैसे होता है? ये जो बात है, ये जो गिरह है, ये कहाँ है? मेरे भीतर क्या पता है, जो मुझे खुश नहीं होने देता, जो चीज़ मुझे वहाँ तक जाने नहीं देती, तो उसको समझने की एक चेष्टा होती है। और जो मैं बोल रहा था कि वो जो बिखराव है, उस बिखराव को दर्ज करना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। क्योंकि आजकल ये जो आप मेरी सब किताबों में देखेंगे कि बार-बार मैं विकास के विरोध में कुछ बोलता हूँ, और कई पाठक, कई लोग मुझे ये शिकायत कर चुके हैं कि आपको इस चीज़ को लेके बड़ा विरोध क्यों है और इतना दोहराव क्यों है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी बात है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम पर्यावरण की बात करें। और पल्लव जी, पर्यावरण मेरे नज़दीक सिर्फ फूल पत्ते और पेड़ नहीं। पर्यावरण, पर्य मतलब चारों तरफ से, आवरण मतलब ओढ़ा हुआ,
जिसको हमने चारों तरफ से ओढ़ा हुआ है, मतलब वो लोक है, वो नदी है, वो नाले हैं, वो दिगर सारी चीजें हैं, उसमें पेड़ पौधे भी हैं। ये सब पर्यावरण का हिस्सा है जो हम मेरा वजूद बनाते हैं, मुझे मेरा चरित्र देते हैं। उनमें कहीं पे भी ह्रास होता है तो आपको एक दर्द होता है, आपको एक कसक होती है। और इस पर्यावरण का बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर देखेंगे कि पहले जब आदमी जब शुरुआत में कुदरत और आदमी के बीच में कोई और नहीं था। कुदरत और आदमी सीधे सीधे संवाद करते थे। आदमी वैसे रहता था जैसे कुदरत है। बाद में जब कबीले बने, कबीले से जब देश बने, देश से जब राजनीति बनी, राजनीति से जब टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से विकास शब्द आया, कुदरत एक कोने में चली गई। विकास के नाम पे हम कुदरत का लगातार दोहन कर रहे हैं और कुदरत की अपनी सहनशक्ति, कुदरत की एक अपनी लिमिट है। तो हम किस चीज का विकास कर रहे हैं और उस विकास के एवज में हम क्या खो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं तो दर्द होना चाहिए। आज हम भले ही कितना खुश हो जाएँ कि हमको बुलेट ट्रेन मिल गई, लेकिन एक बुलेट ट्रेन चलने में जो ऊर्जा जाएगी, वो कहाँ से आएगी? क्या वो ऊर्जा आप जो जलाएँगे, वो आपका जो 12 मिनट उस ट्रेन के सफ़र से बचेगा, हर आदमी का, क्या उस समय की इतनी कीमत है जो उस ऊर्जा की भरपाई कर दे? वो ऊर्जा जो आज से 2000 साल बाद उपयोग होने वाली थी, आज हमने उपयोग कर रहे हैं। ये जो जुड़ाव है, हम प्रकृति से पेड़ लगा के हम समझते हैं बहुत जुड़ गए। 4 कुत्तों को बिस्कुट खिला के हम समझते हैं हम प्रकृति प्रेमी हो गए। लेकिन वो प्रकृति प्रेम नहीं है, वो हमारा स्वार्थ है। हम प्रकृति इसलिए बचाना चाहते हैं कि हमें डराया जाता है ऑक्सीजन नहीं है तो तुम हो कैसे? मैं कहता हूँ कि ये कुदरत अगर नहीं है तो हमें नहीं है तो तुमने की जरूरत ही क्या है? तुमने के लिए बचेगा कौन? तो ये रात को मुझे बार-बार जोड़ना और दोहराने की दरकार लगती है और इसके लिए इस दोहराव के लिए मैं कभी भी कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि मुझसे तोहमतें लगेंगी कि ये बहुत दोहराव है, ये चीज़ है, लेकिन हाँ, मैं करता हूँ और ये चीज़, ये बेचैनी जहाँ मुझे लगता है कि कोई दूर-दराज का ऐसा इलाका है, जहाँ एक आदमी या एक कस्बा ऐसा बचा है जो आज भी उसी ढंग से रह रहा है, जैसे 50,000 साल या 5,000 साल पहले आदमी रहता था। मैं उसको दर्ज कर लेना चाहता हूँ, मैं उसको देख लेना चाहता हूँ, उसके पास बैठ के समझना चाहता हूँ कि मैं इतना सुविधाओं का आदी कैसे हो गया और सुविधाओं को क्यों नहीं हो बिल्कुल ठीक बात कही आपने और मैं सहमत हूँ इस आपके इस विचार से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उस विकास का कोई अर्थ नहीं है, उस विकास का कोई मतलब नहीं है। जो हमारी पृथ्वी या हमारे पर्यावरण या हमारी धरती की छाती को रौंद कर या उसको नष्ट करके जो विकास के नाम पर हो रहा है। बहरहाल समय हमारे पास हम लोग करीब-करीब समय समाप्ति के आस-पास पहुँच रहे हैं। 2 बातें अभी भी बची हुई हैं। एक तो जो हमारे सूत्रधार हैं अनुपम जी, कोई अगर सवाल आए हैं तो वो लेखक से रख सकते हैं, अगर किन्हीं पाठक का कोई सवाल आया है तो। और दूसरा मैं लेखक से ये भी आग्रह करूँगा कि अगर आपके लिए संभव है और आपके पास है पुस्तक अभी पांडुलिपि है आपके पास अगर, तो कोई अंश हमको सुनाएँ। देखिए, मैं पांडुलिपि इस वक़्त मेरे पास नहीं है। वो अंश थोड़ा-सा मुश्किल है। वैसे भी मैं जो डिजिटल मतलब वो जो पीडीएफ फॉर्म रहता है उसको पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत आती है और अभी तो है भी नहीं। तो अंश तो अभी वो नहीं है। आपके पास हो अलबत्ता तो आप सुनाएँ, आपके मुँह से सुन के मुझे मज़ा आता है। तो किताब सफल हो जाएगी। आपको कुछ अगर ठीक लगा हो तो। अ, लेखक के आदेश पर लेखक के नहीं, आग्रह पर, आग्रह नहीं, पर। नहीं, आप आग्रह करिए लेकिन मैं जानता हूँ लेखक होना बड़ी बात है, लेखक मेरे लिए वो आदेश है। एक छोटा-सा अंश जो भूमिका से ही मैं ले रहा हूँ आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। अ, ये लगभग भूमिका का समापन है लेकिन इसमें आज जब वर्ष 2010 के बाद की अपनी हिमालय यात्राओं को पीछे पलटकर देखता हूँ, तो हिमालय की उपर्युक्त मंशा मुझे ठीक अपने सामने खड़ी दिखती है। हम ठहरे स्टोरी ट्रेकर, दंत कथाओं को मानचित्र पर धर हिमालय में विचरने वाले। 2010 में संपन्न धूमधार कांडी अभियान के बाद के उपरांत भी इसी आशय से हम गिरिराज के करीब जाते रहे। उसके उत्तुंग शिखरों को छूने की
अदम्य लालसा धकेलती रही हमें हिमालय की ओर। पर हर बार कुदरत ने हमें परे हटाया, मोड़ दी हमारी दिशा हिमलोक की ओर। मुख्तसर कहूं तो वर्ष 2010 के पश्चात हमारी यात्राओं की कमान प्रकृति से हमने छीन हिमालय को सौंप दी। हिमालय बन गया हमारा सार्थवाह। अतः 2011 से 2019 के मध्य की तमाम यात्राएं अलहदा दिखने के बावजूद मेरे करीब एक ही है। फिर भले ही वो लद्दाख में हुई हो, कच्छ में, कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। एक ही सार्थवाह का अनुगमन करते हुए घटित तमाम यात्राएं भी एक हिमालय की इस किंतु परंतु यद्यपि तथापि के बीच उपर्युक्त कालखंड में घटी यात्राओं का सिलसिलेवार ब्यौरा देने आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक छोटा सा अंश और, हिमालय पर थोपे जा रहे परिवर्तनों को काल की दरकार कह नजरअंदाज कर पाना हर किसी के बस में नहीं। आप तो जानते ही हैं कि हिमालय और मैं ठहरे सहोदर। हो सकता है कि प्रकृति रास के किसी हृदय विदारक दृश्य ने ही मेरे अंतस में सुषुप्त प्रकृति अनुराग को आंदोलित किया हो, मुझे मजबूर किया हो कि परवर्ती काल हेतु मेरे जाने हिमालय के रूप रंग मंशा चिंता को हर्फबद्ध कर दूं। अब तो लगता है जैसे हिमालय लोक की जानिब यह मेरी जिम्मेदारी हो, अनिवारणीय दायित्व। तन के संग सूक्ष्म देह भी तो विचरण करती है, एक ऊपर ऊपर, दूजी सिर्फ भीतर, दोनों के हासिल अलहदा। लिहाजा लिहाजा दौराने सफर गोई जो अंतराभिमुखी यात्रा की झलक भी गाहे बगाहे दिख जाए तो क्या अचरज। तो मित्रों, इस सुंदर किताब का हम हिंदी संसार के पाठक, विद्यार्थी, लेखक, समीक्षक, जो भी इन चीजों को पसंद करते हैं, इस लेखन को पसंद करते हैं, हम सब लोग सार्थवाह हिमालय का स्वागत करते हैं। किताब बहुत जल्दी मुद्रित होकर हम सबके बीच में पहुंच जाएगी। मैं थोड़ा सा दिल्ली में होने का सुख ले रहा हूं कि मुझे एडवांस कॉपी मिल गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ऑनलाइन बुकिंग चल रही है किताब की और जल्दी ही किताब पाठकों के हाथ में होगी। किताब के संबंध में और ज्यादा जानकारी हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार अनुपम जी देंगे। मैं आदरणीय सोडानी साहब से को आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने पाठकों से जुड़ने और ये सारी बातचीत के लिए अपने कीमती समय में से समय निकाला। आपका आभारी हूँ। अभी आप शर्मिंदा कर रहे हैं, समय की कीमत एक जैसी है, आपका समय उतना ही, मेरा समय भी उतना ही, और आप यहाँ आए और आपने इतनी मजे मजे से बात करी। मैं तो बड़ा घबरा रहा था कि हिंदी शिक्षक से बात करूंगा, न माने कितनी बर्तनों की गलतियां निकाल दूंगा, लेकिन आपने मुझे बड़ा हिम्मत दी और बड़े अच्छे से बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी पाठकों का श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो लोग यहाँ बने रहे। पाठकों के लिए जानकारी यह है कि किताब अभी प्री बुकिंग पे चल रही है और जिन लोगों को किताब चाहिए वो अब लिंक सब जगह उपलब्ध है, आप जाके अपना ऑर्डर कर सकते हैं। और सभी से गुजारिश है कि वो ज़रूर से ज़रूर किताब खरीदें और इस यात्रा का एक लुत्फ़ उठाएँ। मैं अजय जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि वो आए, कार्यक्रम में जुड़े, और विशेष धन्यवाद पल्लव सर का भी करता हूँ कि वो भी आए। नमस्कार। नमस्कार।